हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज से दोस्तों हम उत्तराखंड की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी रहेगी उत्तराखंड परीक्षावाणी की किताब से। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी की किताब में जितने भी आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं हर लेसन में, हर प्रश्न को हम डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे और हर प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आपको आगे पढ़ाते हुए चलूँगा। जिस प्रकार से दोस्तों हमने उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जो कि घनश्याम जोशी जी की पुस्तक है, उसके प्रश्नों को किया था, उसके 350 या 400 जो प्रश्न थे वो हमने किए थे डिटेल्स में। उसी प्रकार से हम परीक्षावाणी की जो ये पूरी किताब है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए पूरी परीक्षावाणी की किताब को ख़त्म करेंगे। तो आज ये हमारा इस सीरीज़ का पहला पार्ट रहने वाला है और आप लोग अपने रिव्यूज़ दोस्तों ज़रूर दीजिएगा इस पार्ट के लिए कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप लोगों के फीडबैक अच्छे आएंगे, आप लोग अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो तभी आपकी ये सीरीज़ पूरी आगे तक कंटिन्यू रह सकती है। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी मैं एक प्रश्न आपको पकड़ता हूं तो उस प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए हम पूरी परीक्षावाणी का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम क्लासेज में हमारे 100 पार्ट्स हो चुके हैं, उससे आगे के पार्ट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, उसकी आप दिक्कत मत लीजिए। बाकी घनश्याम जोशी की किताब में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत जी की किताब के ऊपर भी दोस्तों मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के 15 के आसपास पार्ट अपलोड किए हुए, 15-20 के आसपास पार्ट अपलोड किए हुए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। वो सीरीज भी आप हमारी आगे कंटिन्यू रहते हुए चलेगी और साथ में ही परीक्षावाणी की सीरीज भी चलते हुए रहेगी। बाकी डीडी शर्मा दोस्तों मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, डीडी शर्मा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और राजेंद्र बलौनी जी की जो किताब है, वो उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज के बाद में शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। पोस्टमार्टम क्लासेज अगर नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को जरूर देख लें। आपके आगामी यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, तब तक आपकी ये सीरीज भी पूरी हो जाएगी। आप उन सीरीजों को भी देखते हुए चलिएगा। इसी प्रकार से हम दोस्तों हिंदी का भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके सभी प्रकार की वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स उत्तराखंड और हिंदी के लिए, या फिर प्रैक्टिस सेट के कोर्स से, या फिर उत्तराखंड की स्पेशल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी के दूसरे अध्याय उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा के स्टार्टिंग के 25 प्रश्नों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। आप देखिए दोस्तों, यह प्रश्न सरल है, आप सभी लोगों को पता है सरल है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। तो हिमालय का मयूर किसे कहा जाता है? मोनाल को कहा जाता है। और ये राज्य पक्षी मोनाल उत्तराखंड में कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों? तो 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा मोनाल पाया जाता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। देखिए लॉ आ रहा है ना, लॉ से ही शुरू करिएगा आप। लोफोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। और मोनाल जो है वह फैजंड परिवार का पक्षी माना जाता है। कौन से परिवार का? फैजंड परिवार का। उत्तराखंड राज्य में मोनाल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, या कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में मोनाल की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोनाल दोस्तों उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। इसी के साथ साथ दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? मोनाल है। याद रखिएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है, मोनाल जो है वह मादा श्रेणी का पक्षी है। और वहीं मोनाल परिवार में जो नर पक्षी होता है, इसे क्या कहते हैं? तो मोनाल परिवार में जो मोनाल का जो नर वर्जन होता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या? डफिया या डाफिया। डाफिया या डाफिया मोनाल परिवार का नर पक्षी माना जाता है। मोनाल पक्षी के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, और इसके सर पर मोर की भांति ही एक कलगी लगी रहती है, और एक वर्ष में 2 बार यह अपनी प्रजनन की क्रिया करता है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? यह प्रश्न भी बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। तो आलू की फसल, आलू की फसल दोस्तों क्या है? मोनाल का प्रिय भोजन है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि मोनाल को उत्तराखंड का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोनाल को उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया था 2001 में। और यहीं से एक प्रश्न दोस्तों और पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का सर्वप्रथम निर्धारण 2001 में ही किया गया था। जैसे कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष,
राज्य पशु, इन सभी का निर्धारण 2001 में किया गया था। तो उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों का निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था? 2001 में किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी आपको एक प्रश्न याद रखना है कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो राज्य प्रतीक चिन्ह दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को ही अपना लिया गया था, जिस दिन हमारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तरांचल नाम से हुई थी। तो एक एक्सेप्शन है कि उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का जो सबसे पहले राज्य चिन्ह का मतलब कब अपनाए गए थे? तो 2001 में अपनाए गए थे, ठीक है। या उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था? 2001 में किया गया था। लेकिन जो हमारा राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को ही अपनाया गया था। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। बाकी मोनाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोनाल को स्थानीय भाषा में दोस्तों मनियाल या मुनाल भी कहा जाता है। कश्मीर में इसे सुनाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे नीले गुरु कहा जाता है। और सिक्किम में इसे चौमदोंग कह के भी संबोधित किया जाता है। यह उत्तराखंड में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो मोनाल हैं कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में सर्वाधिक मोनाल पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मोनाल को संरक्षित पक्षी कब घोषित किया गया था? मोनाल को संरक्षित कब किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही मोनाल को संरक्षित घोषित किया गया है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। और वर्ष 2008 तक मोनाल की कुल संख्या कितनी थी? 919 थी। तब तक इनकी गणना हुई थी। और मोनाल के जो नर परिवार का पक्षी होता है उसे डाफिया कहा जाता है। और 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था। और आलू इसका दोस्तों क्या है? प्रिय भोजन है। इतने पॉइंट आपको उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल के बारे में दोस्तों याद रखने हैं। मोनाल और डाफिया ये करके लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और ये नीले, काले या हरे रंगों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। प्रिय भोजन आलू होता है। आलू के साथ साथ ये वनस्पति, कीड़े मकोड़े आदि चीज़ें भी खाती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मोनाल का शिकार हो रहा था, इस कारण उसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जो पक्षी है वह घोषित किया गया था। पहले दोस्तों जो मोनाल था वह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी था, लेकिन वर्तमान में मोनाल को हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य पक्षी की श्रेणी से हटा दिया है। और ये वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और नेपाल का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी है। इतने पॉइंट आपको मोनाल से याद रखने हैं। तो देखिए पूरे मोनाल का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। अब कभी भी अगर मोनाल से प्रश्न पूछा जाएगा तो इतने फैक्टों के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ब्रह्मकमल। तो चलिए ब्रह्मकमल का भी आप पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। याद रख लीजिएगा क्या है ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम? पूछा जाता है दोस्तों, सोसूरिया अबवेलेटा। यहीं से एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मकमल को उत्तराखंड का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो 2001 में ब्रह्मकमल को उत्तराखंड का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ब्रह्मकमल उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर, 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर हमारे ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। याद रखना है, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? यह प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। तो ब्रह्मकमल एस्टेरेसी, क्या एस्टेरेसी कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। यहीं से एक प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मकमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मकमल की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि पूरे विश्व में ब्रह्मकमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। और ब्रह्मकमल की ही दोस्तों कुछ प्रजातियां जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जैसे कि सोसूरिया ग्रामिनिफोनिया, जिसे फेन कमल भी कहा जाती है, सोसूरिया लंपा, सोसूरिया सिसेमोनिया और सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में यह पूछा गया है कि ब्रह्मकमल की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है? तो फेन कमल, जिसे ग्रामिनिफोनिया भी कहा जाता है, वह ब्रह्मकमल की ऐसी प्रजाति है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और यह ब्रह्मकमल कौन से कलर के होते हैं दोस्तों? तो बैगनी रंग के हमारे ब्रह्मकमल होते हैं। अब ब्रह्मकमल से संबंधित दोस्तों 1 से 2 फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को कौल पद्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और वहीं एक प्रश्न और दोस्तों ये बनता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। और महाभारत के वन पर्व के अकॉर्डिंग ही ऐसा कहा जाता है कि जो ये ब्रह्मकमल पौधा है यह केदारनाथ स्थित भगवान शिव को
अर्पित किया जाता है। ठीक है, तो केदारनाथ भगवान के प्रसाद के रूप में भी हमारा ब्रह्म कमल को जाना जाता है। केदारनाथ जो स्थित भगवान शिव का मंदिर है, उसमें प्रसाद के रूप में किस पुष्प को दिया चढ़ाया जाता है या लिया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रह्म कमल। और स्थानीय भाषा में इसका नाम है कौलपद्म। यह उत्तराखंड में फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, पिंडारी ग्लेशियर या 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारा महान हिमालय वाला एरिया होता है, वहाँ पर पाया जाता है। अब ब्रह्म कमल के पौधे जो होते हैं दोस्तों, ब्रह्म कमल का कलर मैंने आपको बता दिया, बैगनी होता है। और ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि ब्रह्म कमल में फूल खिलने का समय कब से कब तक होता है, तो जुलाई से लेकर दोस्तों सितंबर तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, उस टाइम पे हमारा ब्रह्म कमल में फूल खिलने का समय रहता है। बैगनी रंग का ये फूल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं ब्रह्म कमल के संबंध में। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अवेलेटा। फेन कमल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ग्रामिनिफोनिया। ठीक है, स्थानीय भाषा में नाम कौलपद्म है। इसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। भगवान शिव के प्रिय पुष्प के रूप में भी ब्रह्म कमल को जाना जाता है। इसी के साथ साथ माँ नंदा देवी के प्रिय पुष्प के रूप में भी ब्रह्म कमल को जाना जाता है। ब्रह्म कमल को ही दोस्तों हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी ब्रह्म कमल को कहा जाता है। नेपाल में इस ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है, जबकि कश्मीर में इस ब्रह्म कमल को दोस्तों गलगल कहा जाता है। अगर दोस्तों आप आज से भी इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं, तो तब भी एग्जाम तक आपकी ये पूरी वीडियोस कवर अप हो जाएंगी और आप एक अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक ये खुलता है। और ब्रह्म कमल के पुष्प की एक खासियत दोस्तों ये है कि ये अर्धरात्रि को खुलता है। ठीक है, और सुबह होते ही ये क्या होता है, फिर उसके बाद में मुरझा जाता है। तो अर्धरात्रि को यह खिलता है और इसकी जो जड़ें होती हैं उसको पीसकर हड्डी उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्म कमल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, अस्कोट के बारे में पढ़ा होगा आपने। अस्कोट में कत्यूरियों की शाखा, अस्कोट के पाल वंश या कत्यूरी शाखा की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। पाल वंश की राजधानी के रूप में भी अस्कोट को जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अब यहीं से दोस्तों प्रश्न आता है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। तो 1986 में दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। कब, 1986 में। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं, या अस्कोट जो कस्तूरी मृग अभियान केंद्र है हमारा, वहीं पर पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। कस्तूरी मृग दोस्तों क्या है, हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अब दोस्तों यहीं से 1 से 2 पॉइंट और हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि कस्तूरी मृगों से हमारे संबंधित है। कि उत्तराखंड में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, या डायरेक्टली दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी में स्थित है, जो कि पड़ता है कहाँ पे, बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में स्थित दोस्तों। और बागेश्वर ऑप्शन में नहीं होगा तो तब आपको पिथौरागढ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बागेश्वर ऑप्शन में नहीं होगा तब पिथौरागढ़ करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी बागेश्वर को ही देनी है। तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है, मेहरुड़ी में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जनपद में पड़ता है। और इस मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1977 में दोस्तों मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक और बात याद रखना है कि कस्तूरी मृग विहार की सर्वप्रथम स्थापना उत्तराखंड में कब की गई थी। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। उसी के साथ दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत ही कस्तूरी मृग विहार की स्थापना सर्वप्रथम 1972 में की गई थी। कब, 1972 में। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न जो यहाँ से इंपोर्टेंट दोस्तों बनता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। 10 से 12 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है। तो कांचुला खर्क में स्थित है। कांचुला खर्क, चमोली जनपद के कांचुला खर्क में दोस्तों कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग
प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। यह कहाँ स्थित है? चमोली जिले के कांचुला खर्क में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का आंसर हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जनपद। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो मैंने आपको बता दिया था, प्रिय आहार है आलू, और आलू की खेती को यह सर्वाधिक नुकसान भी पहुंचाती है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और उत्तराखंड में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, कस्तूरी मृग के संरक्षण केंद्र या उसके प्रजनन संरक्षण केंद्र के रूप में। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में इसकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? पूरे विश्व में कुल इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल खिलने का समय है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? बुरांस है। तो सबसे पहले हम बुरांस का थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? बुरांस है। अब प्रश्न ये बनता है कि बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम। रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम या रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। यह 1500 से लेकर के दोस्तों 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक वृक्ष है, बुरांस का वृक्ष, जो कि 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ऊंचाई भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और जो ये बुरांस है यह एरिकेसेई कुल का पौधा है। कौन सी कुल का पौधा है? एरिकेसेई कुल का यह पौधा है, जिसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहा जाता है और कन्नड़ में इसको बिली कहा जाता है। और बुरांस दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वृक्ष होने के साथ साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, याद रखना है। उत्तराखंड का तो क्या है? राज्य वृक्ष है, जबकि नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है क्या? बुरांस, जिसको वहां पे बुरांस भी कहा जाता है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बुरांस है। और हमारा राज्य वृक्ष है दोस्तों क्या? बुरांस। अब यहीं से प्रश्न आता है कि बुरांस को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो सन 2001 में दोस्तों बुरांस को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कब? सन 2001 में। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत में बुरांस की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम। वैसे दोस्तों यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसका रंग होता है चटक लाल। चटक लाल, बिल्कुल लाल रंग का होता है, लेकिन कहीं कहीं लाल के साथ साथ में दोस्तों सफेद रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं, गहरे लाल और हल्के लाल के बुरांस भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः दोस्तों यह हमारा चटक लाल का यह रंग होता है। और राज्य पुष्प बुरांस में फूल खिलने का समय कब से कब तक होता है दोस्तों? तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक राज्य पुष्प जो हमारा बुरांस है उसमें फूल खिलने का समय रहता है, यानी कि मकर संक्रांति के बाद इन पर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और गर्मियों तक इसके फूल में सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है। और औषधि बनाने में भी हम बुरांस का प्रयोग करते हैं, जो बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है, ठीक है। और बुरांस के जो फूलों का जूस होता है वह हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे रंग भी बनाए जाते हैं और बुरांस की जो लकड़ी होती है वह बहुत मुलायम होती है। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का प्रयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। इसी कारण दोस्तों इसके इतने अनगिनत लाभ होने के कारण इसका अवैध कटान भी हो रहा था, जिस कारण बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? तो वन अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1974 के तहत दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांस, इसके वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। कब? वन अधिनियम 1974 के तहत। याद रखना है दोस्तों, वन अधिनियम 1974 के तहत क्या हुआ? बुरांस के वृक्ष को क्या किया गया? संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोनाल को संरक्षित कब घोषित किया गया था? 2008 में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के तहत मोनाल को संरक्षित घोषित किया गया था। और वहीं बुरांस को संरक्षित कब घोषित किया गया? संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? तो वन अधिनियम 1974 के तहत घोषित किया गया। और बुरांस के पुष्प में मेथनॉल भी हमें मिलता है, जो कि डायबिटीज के लिए भी या शुगर के लिए भी दोस्तों आपका फायदेमंद होता है। और फरवरी से अप्रैल तक इसमें हमारा फूल खिलने का समय रहता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं, ठीक है, जिसमें से कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं और गढ़वाल मंडल में कुल कितने जनपद हैं? 7 जनपद हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, जिसमें कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड में मैंने उत्तराखंड जिला दर्शन की एक वीडियो बनाई हुई है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद कब बना, भाई उत्तराखंड जीके वेरी ट्रिक आप सर्च करिएगा तो उत्तराखंड के सभी 13 जनपद कब कब बने, क्या क्या इसका इतिहास रहा,
कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, कैसे कैसे करके जनपदों को विभाजित करके या अलग अलग जनपदों से अलग अलग जनपद बनाए गए, किस कमिश्नरी से कहाँ पर मिलाया गया, सभी चीज़ें मैंने उसमें उस वीडियो में बता रखी हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा बहुत उत्तरांचल राज्य के नाम से जान लेते हैं, या उत्तरांचल या उत्तराखंड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अभी हम इसे उत्तराखंड नाम से जानते हैं, लेकिन जब इसका गठन हुआ था तब यह उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हमारा उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी उस टाइम पे अस्थायी राजधानी देहरादून को तय किया गया था। और उसके बाद में दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया था, तो उसके बाद में 2007 तक उसका नाम क्या था, उत्तरांचल ही था। लेकिन 1 जनवरी 2007 को, कब, 1 जनवरी 2007 को दोस्तों उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 2007 को। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। उत्तराखंड में कुल 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, और उत्तराखंड में 4 हमारे प्रस्तावित जिले भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी दोस्तों देहरादून में स्थित है, और उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैरसैंण में स्थित है। गैरसैंण में क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और अस्थायी राजधानी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया। तो आप लोगों को पता है दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तरांचल नाम से हुई थी, और जिसमें पर्वतीय क्षेत्र था 86.07% और इसके मैदानी भाग था 13.03%। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन है एक पर्वतीय राज्य के रूप में हुआ था, जिसमें पर्वतीय भाग कितना था, 86.07% था, और मैदानी भाग कितना है उत्तराखंड में 13.03% है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि उत्तरांचल का जो राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर सन 2000 को आया, तो भारतीय गणतंत्र के कौन से राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था, तो भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। वहीं हिमालयी राज्यों के रूप में, हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 13 सीटें तो दोस्तों SC हेतु आरक्षित हैं, और 2 सीटें जो हैं वह ST हेतु आरक्षित हैं। टोटल आरक्षित सीटें कितनी हो जाएंगी, देखिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछाते हैं। उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं कुल विधानसभा की। पहले एक मनोनीत भी होती थी, लेकिन मनोनीत वाली सीट को अभी खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से कुल आरक्षित सीटें कितनी दोस्तों, तो कुल 15 सीटें हमारी इनमें से आरक्षित हैं। तो कुल सीटें पूछा जाएगा आरक्षित में, तो 15 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और ये 2 सीटें कौन कौन सी हैं, नानकपत्ता सीट, नानकपत्ता विधानसभा सीट जो कि उधमसिंह नगर जनपद में पड़ती है, और चक्राता विधानसभा सीट जो कि देहरादून में स्थित है या पड़ती है। ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, चक्राता विधानसभा सीट जो है हमारी वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और चक्राता के साथ साथ ही क्या, नानकमत्ता विधानसभा सीट भी हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि खटीमा विधानसभा सीट हमारा, अभी आपको पता ही है कि हमारे पुष्कर सिंह धामी इसी सीट से आ रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। ठीक है, ये जो खटीमा विधानसभा सीट है दोस्तों, ये हमारी कहाँ पे स्थित है, यह उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, पिंडर विधानसभा सीट, पिंडर कोई अभी वर्तमान में विधानसभा सीट नहीं है उत्तराखंड में, और धारचूला विधानसभा सीट जो है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें से पहचान करनी है कि कौन सा सही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 70 है। और राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, नहीं दोस्तों, राज्य में सिर्फ एक सदनीय विधायिका है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में क्या है, विधानमंडल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में क्या है, विधानसभा है। तो क्या सही हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में विधायिका या विधानसभा सीटों की कुल संख्या 70 है, लेकिन द्विसदनीय विधायिका यहाँ पे नहीं है, एक सदनीय विधायिका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा यहाँ पर है। ठीक है, विधानमंडल नहीं, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, देखिए विधानमंडल आप लोगों ने पढ़ा होगा,
विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल आर्टिकल 168 में आता है और विधानमंडल के हमारे फिर दो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है, तो एक सदनीय विधायिका यहाँ पे है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सरल सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का एक जिला नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जिला नहीं है दोस्तों? रुड़की हमारा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। तो रुड़की क्या है दोस्तों? एक तहसील है। रुड़की क्या है? एक तहसील है जो कि हरिद्वार जनपद में पड़ती है, ठीक है, हरिद्वार जनपद में। बाकी जनपदों के नाम तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होने चाहिए कि 6 जनपद कुमाऊं में है और 7 जनपद हमारे गढ़वाल मंडल में है। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। वो जिला दर्शन, जनपद दर्शन वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला कब बना, कैसे बना, क्या उसका इतिहास था। तो आप डायरेक्टली सर्च करिएगा यूट्यूब में कि उत्तराखंड का कौन सा जिला कब बना, बाई उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उत्तराखंड का जिला नहीं है क्या? रुड़की। अगला हमारा प्रश्न है 14वां दोस्तों, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राज्य सरकार के द्वारा ही हमारी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ये पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है दोस्तों? तो राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको वहाँ पर ये सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे कि ग्राम सभा क्या होती है और क्षेत्र पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, क्षेत्र पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, कैसे कैसे इसके सदस्यों का चुनाव होता है, उत्तराखंड का जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है या उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को जो 2016 में बनाया गया था उसे कैसे कैसे करके लागू किया गया, सभी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बनाई हुई है। तो आप डायरेक्टली वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में किसी भी ग्राम सभा की स्थापना करनी है तो कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। और जो पंचायतों का चुनाव होता है दोस्तों वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है या उत्तराखंड की स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो 4 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। या उत्तराखंड का स्वयं का पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, आप ये कह सकते हो, ठीक है, उत्तराखंड का, ठीक है। या पंचायती राज को कब लागू किया गया उत्तराखंड में? तो वो किया गया था 4 अप्रैल 2016 को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का यह विषय है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। बाकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 प्रकार की हमारी पंचायतें होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंतराय मेहता समिति ने दिया था, जिसका गठन 1957 में किया गया था। तो और आर्टिकल 243 में हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता चलता है। और वहीं भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें कुल हमारे कितने विषय हैं? जिसमें कुल हमारे 29 विषय हैं, ठीक है। और वहीं भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक हमारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। और पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निम्न स्तर के रूप में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कुल हमारे 8 नगर निगम है। पहले 6 थे और वर्तमान में कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम है। कौन कौन से नगर निगम है दोस्तों? ये देहरादून नगर निगम, हरिद्वार नगर निगम, हल्द्वानी नगर निगम, काशीपुर नगर निगम, रुद्रपुर नगर निगम, रुड़की नगर निगम, ऋषिकेश नगर निगम और कोटद्वार। इन 8 शहरों में हमारे क्या है? नगर निगम है। कहाँ कहाँ पे? देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में, काशीपुर में, रुद्रपुर में, रुड़की में, ऋषिकेश में और कोटद्वार में। इन 8 नगरों में हमारे नगर निगम है। अब यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कुल नगर निगम कितने हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कुल नगर निगम कितने हैं? इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है कि कुमाऊं में कितने नगर निगम है और गढ़वाल में कितने नगर निगम है। और उत्तराखंड में जो हाल ही में ऋषिकेश और कोटद्वार 2 नगर निगम बने हैं, इनका निर्माण कब किया गया था या कब इन्हें नगर निगम बनाया गया था? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो यार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के बारे में। अब 8 नगर निगम है, तो 8 नगर निगमों में सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो वह है देहरादून नगर निगम, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा या उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? वो है देहरादून नगर निगम। और देहरादून नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1998 को दोस्तों देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहला नगर निगम और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है या सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? वो है देहरादून नगर निगम, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1998 को हुई थी। उसके बाद में दोस्तों 1998 के बाद में सीधे 2011 में हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। तो हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना कब हुई? वो हुई 2011 में। उसके बाद दोस्तों 2013 में रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की को नगर निगम बनाया गया 2013 में। और उसके बाद एट लास्ट में दोस्तों 2017 में
ऋषिकेश और कोटद्वार को आपका नगर निगम बनाया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी इस घोषणा को स्थगित कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में भी नगर निगमों की संख्या 8 ही है। अगला हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो किसी भी नगर का नगर जो प्रमुख होता है दोस्तों, वह स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, स्थानीय जनता के द्वारा वोट देके उसे चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करें या भारत की बात करें तो नगर निकाय प्रणाली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 9A में या 9 में दोस्तों आर्टिकल 243 ओ से लेकर जेड तक, या आर्टिकल 243 हिंदी में कहेंगे तो से लेकर यों तक हमारा नगर निकाय प्रणाली के बारे में बताया गया है। और इस नगर निकाय प्रणाली को भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची के रूप में भी जोड़ा गया था। और इस नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत हमारे मुख्यतः 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं दोस्तों? 18 विषय आते हैं। और कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसे 1993 में फिर लागू किया गया था, जिसमें हमारे 18 विषय हैं। और राज्य में हमारी त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन प्रणाली है या नगर निकाय प्रणाली है। और उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है उत्तराखंड में नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत? 1916 में। तो नगर निकाय प्रणाली त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे बड़ा स्तर है नगर निगम, दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद, और तीसरा स्तर है हमारा दोस्तों वो है आपका नगर पंचायत, ठीक है। जैसे हमने पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़ा था, सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत था, वैसे ही नगर निकाय प्रणाली में सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत है, मध्यम स्तर नगर पालिका परिषद और सबसे बड़ा स्तर है नगर निगम। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। वहीं नगर पालिका परिषद कितने हैं? तो 39 के आसपास हैं, या कहीं कहीं 41 भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं नगर पंचायत कितनी है? तो कहीं कहीं 47 या कहीं कहीं 44 भी आपको नगर पंचायतें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है। और नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष रीति के तहत होता है। और नगर निगम के मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष नीति के तहत, यानी कि सीधे आम जनता के द्वारा होता है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था कौन सा? दीक्षित आयोग। तो स्थायी राजधानी के चयन हेतु बनाया गया आयोग है दीक्षित आयोग। और इस दीक्षित आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 11 जनवरी 2001 को दीक्षित आयोग की स्थापना होती है। और ये दीक्षित आयोग जो है वह एक सदस्यीय आयोग है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वीरेंद्र दीक्षित इस आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस दीक्षित आयोग का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों? स्थायी राजधानी के चयन हेतु हमारा दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी तक भी हमारी स्थायी राजधानी का चयन नहीं हो पाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि कौन सी है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है? तो चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर या रुद्रप्रयाग। तो बिजनौर दोस्तों हमारा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। बिजनौर पड़ता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जबकि चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग तीनों जनपदों की स्थापना 1997 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 20वां प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी में या सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में दोस्तों हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त है? 30% रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पंचायतों में, यानी कि वन पंचायतों की बात करें या ग्राम पंचायतों की बात करें कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो पंचायत में महिलाओं को दोस्तों 50% का आरक्षण प्राप्त है। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो मार्च 2008 से दोस्तों, मार्च 2008 से पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा देने की बात की गई थी। और इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, जिनके द्वारा घोषणा की गई थी कि पंचायतों में भले ग्राम पंचायत हो, वन पंचायत हो, वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर सभी श्रेणी की सेवाओं में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 30%। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आरक्षण का जो
ये टॉपिक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि उत्तराखंड में एससी को कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है, तो एससी कास्ट यानी कि हमारा जो अनुसूचित जाति होती है उसे 19% आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक है। वहीं एसटी जाति को कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है, तो एसटी को दोस्तों हमारा 4% यानी कि अनुसूचित जनजाति को 4% का आरक्षण दिया गया है। और वहीं ओबीसी यानी कि पिछला वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है, तो ओबीसी को दोस्तों हमारा 14% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो याद रखना है, एससी को 19%, एसटी को आपका 4% और ओबीसी को आपका 14% आरक्षण दिया गया है। और वहीं जो हमारी 36 महिलाओं को नॉर्मल सभी सेवाओं में 30% और पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल हमारी 70 सीटें हैं, 70 हमारी निर्वाचित सीटें होती थी। और इससे पहले तक दोस्तों हमारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता था जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस मनोनयन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है हमारा 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक बिल भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के रूप में 104वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो राज्य की विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। और 104वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आर्टिकल 333 यानी कि राज्य की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में भी जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनका भी मनोनयन स्थगित कर दिया गया है, यानी कि उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और एससी एसटी आरक्षण को हमारा 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि एससी एसटी और ये जो आरक्षण है ओबीसी आरक्षण, इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो जो ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था और इसे 104वें संविधान संशोधन के तहत स्थगित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, आपने 3-4 संविधान, आपको 104वां संविधान संशोधन याद रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को किस अधिनियम के तहत या किस संशोधन के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 104वें संविधान संशोधन के तहत। यहीं से एक प्रश्न भी बन सकता है कि एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है, 104वें संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है। यहीं से 103वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको याद रखना है, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हमारा 103वें संविधान संशोधन से के तहत की गई थी। 102वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित था, ओबीसी से संबंधित था 102वां संविधान संशोधन। और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन याद रखना है, जो कि किससे संबंधित था, जीएसटी से संबंधित था। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105वां संविधान संशोधन कौन सा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तरांचल या उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड राज्य की स्थापना भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी, ठीक है, 27वें राज्य के रूप में। अगला हमारा दोस्तों, और हिमालयी राज्यों के क्रम में अगर उत्तराखंड राज्य का क्रम पूछेगा तो दोस्तों 11वां था, ठीक है। और हिमालयी राज्यों के क्रम में अंतिम राज्य के रूप में भी उत्तराखंड का ही गठन हुआ था, जो कि उत्तरांचल नाम से किया गया था। और यहाँ की अस्थायी राजधानी है हमारी देहरादून, और स्थायी राजधानी कोई भी नहीं है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों क्या, गैरसैंण। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। तो 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और गैरसैंण को ही हम उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय राजधानी भी कह सकते हैं। यहीं से दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ, नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर सन 2000 को, जिस दिन हमारे उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी या उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसी दिन दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन कहाँ, हमारे नैनीताल में स्थित है, 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल हमारे 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हाईकोर्ट हैं दोस्तों, 25 हाईकोर्ट हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अभी दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो संजय कुमार मिश्रा जी हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने आर एस चौहान जी का स्थान लिया हुआ है, ठीक है। और भारत के कौन से हाईकोर्ट के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया था, तो भारत के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में, यानी कि जब उत्तराखंड हाईकोर्ट बना था तो कौन सा हाईकोर्ट बना था, 20वें नंबर का था, ठीक है। तो 20वें हाईकोर्ट के रूप में हमारा या 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। तो आप दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन जो नैनीताल में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है।
एक प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, कौन सी शैली पर आधारित है, किस प्रकार से इसमें इस प्रकार के इसमें प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन जो है दोस्तों हमारा कौन से शैली में बना हुआ है, गौथिक शैली में बनाया हुआ है, गौथिक शैली। तो गौथिक शैली याद रखना है, या फिर बर्मिंघम प्लेस की शैली पर बना हुआ है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों, तो 1897 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का शिलान्यास किया गया था। और डेट अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो डेट है 27 अप्रैल 1897 को। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण कार्य कब बनकर यह पूरा हुआ था, तो ये पूरा बनकर हुआ था दोस्तों कब, 1900 में, सन 1900 में ये बनकर हमारा पूरा हो गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन या हाईकोर्ट भवन, जिसे हम नैनीताल राजभवन के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। और इस उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड। एंटोनी वैसे उनका नाम है, कहीं कहीं आप संटोनी भी देखेंगे, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड या सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के भवन का निर्माण कराया गया था। और इस हाईकोर्ट भवन की नींव कब रखी गई थी या निर्माण कब शुरू किया गया था, तो 27 अप्रैल 1897 को इसका निर्माण शुरू कराया गया था, जो कि अभी लोअर पीसीएस के एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। और यह भवन कब बनकर पूरा तैयार हुआ था, तो 1900 में बनकर यह भवन पूरा तैयार हो गया था। बर्मिंघम पैलेस की शैली पर इसे बनाया गया है, जिसे हम गौथिक शैली के नाम से भी जानते हैं। और इस राजभवन का डिजाइन किसने किया था, तो मिस्टर स्टीवेंस के द्वारा नैनीताल राजभवन स्थित जो ये भवन है या नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण कराया गया था सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने, ठीक है। तथा इस हाईकोर्ट भवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। इतने प्रश्न आपको दोस्तों उच्च न्यायालय भवन नैनीताल से याद रखने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों एक दो फैक्ट हमारे और भी आते हैं कि एंटोनी मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण कराया था। पहले यहाँ पे ब्रॉजमैन स्कूल भी था कुछ समय तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1962 में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी हाईकोर्ट के भवन में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को बनाया गया था, और इसका प्रयोग सचिवालय भवन के रूप में भी किया। उसके बाद आरएएफ के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा इस भवन का। उसके बाद में कुछ समय बाद यहाँ पे जब नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटा दी उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद में कई सरकारी जो हमारे विभाग थे उनका भी कार्यालय रहा। उसके बाद में एट लास्ट में दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया, जब तो इसी भवन में हाईकोर्ट का गठन कर दिया गया देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न हाल ही के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे तो कौन दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। और यह प्रश्न अभी एफआरओ का एग्जाम पेपर हुआ था दोस्तों जो 2021 में, उसमें पूछा गया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे, तो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड या राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दोस्तों अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है, ठीक है। 11 में से आपका 9 तो आपके परमानेंट रहते हैं दोस्तों, और क्या है 2 सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इन 9 में से 8 हमारे न्यायाधीश रहते हैं और 1 रहते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना। तो उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है, ठीक है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी गढ़वाल। तो कौन सा जिला, बागेश्वर जिला दोस्तों हमारा गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है, यह कुमाऊं मंडल में स्थित है, क्या, बागेश्वर जिला। जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल हमारे गढ़वाल मंडल में स्थित है। तो कुमाऊं मंडल के 6 जिले कौन कौन से हैं और गढ़वाल मंडल के 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में मैप है तो मैप से आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल के 6 जनपद में आपको बताता हूँ, नैनीताल जनपद, अल्मोड़ा जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद और उधम सिंह नगर जनपद। ये कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों की बात करें तो देहरादून जनपद, पौड़ी गढ़वाल जनपद, चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद, इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद, देहरादून हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी गढ़वाल हो गया, और इसी के साथ साथ में हरिद्वार, ठीक है। तो ये उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के 7 जनपद हो गए और कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हो गए, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप सभी लोगों को दोस्तों ये प्रश्न पता होगा कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये क्या थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों का नित्यानंद स्वामी जी। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो कि चुनाव के द्वारा चुने गए थे, तो नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नारायण दत्त तिवारी जी हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वहीं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी
जी थे, जो कि जब सरकार का गठन हुआ था तो उस टाइम पे इन्हें मनोनीत कर दिया गया था। और उसके बाद में नित्यानंद स्वामी जी के बाद भगत सिंह कोश्यारी जी भी मुख्यमंत्री बने थे। फिर जब एट लास्ट में 2003 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के विधानसभा चुनाव हुए प्रॉपरली, ठीक है, सॉरी 2002 में जब उत्तराखंड राज्य के विधानसभा चुनाव हुए प्रॉपरली, तो उस टाइम पे हमारा मुख्यमंत्री बनाया गया था किसको? नारायण दत्त तिवारी जी को। और नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो नित्यानंद स्वामी जी थे। दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो नारायण दत्त तिवारी जी थे। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी आता है कि उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 14 फरवरी 2002 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। तो 2002 से लेकर 2007 तक दोस्तों हमारा नारायण दत्त तिवारी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और नारायण दत्त तिवारी जी दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा 2002 से 2007 तक चली थी, दूसरी विधानसभा 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, तीसरी विधानसभा दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, और चौथी विधानसभा हमारी 2017 से लेकर 2022 तक चली थी। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में इंपोर्टेंट है। और अभी उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2022 में। बाकी ये मुख्यमंत्री कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, कैसे रहे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्तमान में अभी चुनाव हो रखे हैं, चुनाव का फाइनल रिजल्ट भी आ गया, बीजेपी ने सत्ता बना ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। अभी हाल ही में 1-2 दिनों में उनकी घोषणा होने वाली है। उसके बाद में मैं आपको उनकी कैबिनेट के ऊपर जो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, और वहाँ पर पूरा मुख्यमंत्रियों का क्रम फिर से बता दूंगा। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में वैसे व्यक्ति वाइज देखा जाए तो नवे मुख्यमंत्री बने थे कौन? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, और अभी हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अगले हमारे प्रश्न की बात करते हैं कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो 50% है। मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था, मैंने आपको बता दिया था। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो मोनाल पक्षी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 8,000 से लेकर 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक मिलते हैं। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है, ये मैंने प्रश्न आपको बता दिया था। ठीक है, अगर मोनाल की आपका फीट में ऊंचाई पूछेगा तो 8,000 से लेकर 20,000 फीट तक है, और वहीं मोनाल की आपकी मीटर में ऊंचाई पूछेगा तो 2,500 से लेकर के 5,000 मीटर तक मोनाल जो हमारा पक्षी है वह पाया जाता है। लोपोफोरा जिम्नोजेनस है, हिमालय का मयूर इसे कहा जाता है। इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्मकमल शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रह्मकमल के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? तो 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग। तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2011 को दोस्तों सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना की गई थी। अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पहले भी एक बार शायद ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2011 को की गई थी। और ये ग्रुप सी 2010 में भी प्रश्न पूछा गया कि 2011 में सृजित नया विभाग कौन सा था? तो सुराज उन्मूलन एवं भ्रष्टाचार व जनसेवा विभाग था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड में कौन कौन से विभाग कब बने और कैसे बने, इसके ऊपर भी दोस्तों मैं एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए स्पेशली, और वहाँ से हम सारी चीज़ें फिर वो कवर अप कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजया बर्थवाल जी उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? विजया बर्थवाल जी थी। प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड राज्य के पहले दोस्तों? तो सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया, हमारा नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन से? हमारे प्रकाश पंत जी। ठीक है, जो कि मनोनीत थे। वहीं अगर आपसे पूछा है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, तो यशपाल आर्या जी प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। और उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो अशोक अभिन्द्र देसाई जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड राज्य के। और वहीं उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मेहरबान सिंह गुसाई जी उत्तराखंड राज्य के
प्रथम महाधिवक्ता थे। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। और राज्य वित्त या राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? विजया बटवाल जी बनी थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत दोस्तों हमारी उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। और उत्तराखंड की हमारी प्रथम राजभाषा कौन सी थी? हिंदी थी। दूसरी कौन सी बनी? संस्कृत बनी। संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा कब बनाया गया था? तो जनवरी 2010 में दोस्तों संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा बनाया गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, कब? जनवरी 2010 में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुमेलित सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुनें कि कौन कौन सी, हमारा मेनली ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विकासखंड या ब्लॉक किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न बता देता हूँ कि उत्तराखंड में कुल ब्लॉक या विकासखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उत्तराखंड में कुल हमारे 95 ब्लॉक या विकासखंड है। कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 हमारी वर्तमान में यहाँ पे तहसील है। कुल जनपदों की संख्या कितनी है? 13 जनपद है। ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक किस जनपद में स्थित है? यानी कि एक प्रश्न यहाँ से पहले ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक या सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद दोस्तों सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड वाला जिला है, जहाँ पे हमारे 15 ब्लॉक या विकासखंड है। उत्तराखंड में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। उत्तराखंड में ऐसा जिला जिसने सर्वोत्तम सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए हैं, तो वो भी पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है। तो हवलबाग जो आपका विकासखंड है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है हवलबाग विकासखंड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से आपका सही हो जाता है। डुंडा विकासखंड कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। ओखलकांडा विकासखंड आपका नैनीताल में है। और खानपुर विकासखंड आपका हरिद्वार में स्थित है। आपको ये प्रश्न याद रखना है। कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें 13 एससी से हेतु आरक्षित हैं और 2 एसटी हेतु आरक्षित हैं। अगला हमारा प्रश्न है 35वां दोस्तों कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक ACC, यानी कि सर्वाधिक विकासखंड वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो आपका जिला है वो है चमोली जनपद। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा दोस्तों हमारा? वो है चंपावत जनपद। ठीक है। याद रखना है, चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। और दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न अगर चमोली ऑप्शन में ना हो तो आपको उत्तरकाशी भी देना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कहीं कहीं चमोली आंसर दिया जाता है, कहीं कहीं उत्तरकाशी आंसर दिया जाता है। जो उत्तरकाशी अधिकतर उस कंडीशन में आंसर दिया जाता है जब चमोली ऑप्शन में नहीं होता है। तो याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली है। चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरकाशी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा चंपावत जनपद। ठीक है। वहीं प्रश्न पूछा था उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। कितना? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। 18वां ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 19वां भी सही कर सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद मैंने आपको बताया था कौन सा? चमोली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, ये घटते हुए क्रम में है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का, फिर उत्तरकाशी का, फिर पिथौरागढ़ का, फिर पौड़ी गढ़वाल का और फिर नैनीताल का। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है? तो राज्य में कुल दोस्तों लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं, जिसमें एससी हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो एससी के लिए हमारी 1 सीट आरक्षित है, जो कि कौन सी है? अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है लोकसभा में। किसके लिए? एससी हेतु, यानी कि अनुसूचित जाति हेतु। तो 5 लोकसभा की सीटें कौन कौन सी दोस्तों? तो पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, टिहरी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और इसी के साथ साथ में हरिद्वार। ये 5 लोकसभा की सीटें आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। और उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और राज्यसभा की दोस्तों 3 सीटें हैं। 5 सीटें कौन कौन सी लोकसभा की? आपका है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है। और अल्मोड़ा वाली सीट जो है आपकी वह एससी हेतु, यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन दोस्तों? सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। और कौन से नंबर के हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा 39वां प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया दोस्तों? तो पंचायतों में दोस्तों महिलाओं को आपका 50% का आरक्षण दिया गया। कितना प्रतिशत? 50% का आरक्षण दिया गया है। और वहीं नॉर्मली पूछा जाएगा तो नॉर्मली 30%, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है? तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को, एससी को दोस्तों 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को हमारा 14% आरक्षण दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को व राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया गया?
है। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया गया था, इसे संविधान के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया, यानी कि हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। और मार्च 2018 में राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% का आरक्षण दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? पहले 10% आरक्षण दिया गया था, और इसे खत्म कब किया गया? तो मार्च 2018 में इसे खत्म कर दिया गया। तो प्रश्न क्या है देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2% और 10%। ठीक है, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया गया है। वहीं विकलांगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया दोस्तों? तो विकलांगों के लिए पहले 3% आरक्षण था, और वर्तमान में फिर इसे 4% आरक्षण कर दिया गया था। खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो खिलाड़ियों को आपका 4% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, ग्राम पंचायत में 50% दिया गया है, अनाथों को आपका 5% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखने आरक्षण से संबंधित। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भूतपूर्व सैनिकों को मैंने आपको बताया 5%, और खिलाड़ियों को कितना? 4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों को 4% और भूतपूर्व सैनिकों को आपका 5% का आरक्षण दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो मैंने आपको बताया हुआ था 1997 1997 में दोस्तों रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे, 15 सितंबर 1997 और 18 सितंबर 1997 को। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है दोस्तों उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारे सर्वाधिक गांव है। तो सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? वो है पौड़ी गढ़वाल है। ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोगों के आंसर सही थे दोस्तों। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। अब यहीं से एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है दोस्तों कि गढ़वाल मंडल, और इसी गढ़वाल मंडल को गढ़वाल कमिश्नरी भी कहते हैं दोस्तों। कुछ लोग गढ़वाल कमिश्नरी और गढ़वाल मंडल को अलग अलग समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गढ़वाल मंडल या गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1969 को दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1 जनवरी 1969 को, 1969। अब कई किताबों में आपको ये 1970 भी मिलता है दोस्तों, और कई किताबों में आपको 1973 भी मिलता है। ठीक है, एक बार तो उत्तराखंड में प्रश्न भी पूछ लिया गया था कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, और आंसर दिया था 1973। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी और ऑप्शन नहीं था। आई थिंक रिवाइज आंसर की में फिर वो क्वेश्चन आयोग के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको एक्जैक्टली आंसर याद रखना है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और अगर 1969 ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों, तब आप 1970 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 1969 और 1970 दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप 1973 के साथ में जा सकते हैं। तो गढ़वाल मंडल के बारे में आपको बता दिया। गढ़वाल मंडल का है या गढ़वाल कमिश्नरी का है, स्थापना 1969 को ही हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं दोस्तों, एक है हमारा कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, या कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। अब 1815 ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर हम 1839 भी कभी कभी करते हैं। ठीक है, 1815 और 1839 में हमारी कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। और कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे कहाँ पे था? अल्मोड़ा में स्थित था। और उसके बाद में वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय या कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो अक्टूबर 1855 में। अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और उत्तराखंड में वर्तमान में 2 मंडल है, आप लोगों को पता ही है। कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या 6 है, जबकि गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या है 7। और 1969 से पहले दोस्तों एक ऐसी कंडीशन थी जब तक हमारा गढ़वाल मंडल नहीं बना था, जितने भी जिले थे वह सभी कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ही पूछा गया है। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों 1874 से लागू है। कब से? 1874 से। राजस्व पुलिस का मतलब पटवारी, आपको पता होगा पटवारी और लेखपाल की भर्ती आई हुई है, आप लोग तैयारी भी करें ना। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि पटवारी व्यवस्था से इसका संबंध माना जाता है, यानी कि राजस्व के साथ साथ पुलिस का भी जो काम करता है वो राजस्व पुलिस व्यवस्था कहलाती है। और उत्तराखंड दोस्तों देश का हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कंटिन्यू किया गया है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, और राजस्व पुलिस व्यवस्था यहाँ पे कब से लागू है दोस्तों? तो 1874 से लागू है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि
राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई है? तो 61% भाग जो है उत्तराखंड राज्य का, वहाँ पर अभी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसमें जो भी आपके पटवारी होते हैं, कानूनगो होता है, नायब तहसीलदार होता है, यह राजस्व के साथ-साथ आपका पुलिस का भी काम करता है। ये अपराधों की भी जाँच कराते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, अपराधियों को पकड़ना और राजस्व इकट्ठा करना, ये सभी काम हमारे राजस्व पुलिस के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है? अब यहीं से एक दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक दोस्तों कहा जाता है किसको? हेनरी रैमजे को। किसे? हेनरी रैमजे को, क्योंकि राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से लागू है। तो हेनरी रैमजे को राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन दोस्तों यहां से आपको एक फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, उत्तराखंड में पटवारियों की नियुक्ति कब की गई थी? तो पटवारी की नियुक्ति 1819 में ट्रेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। तो उत्तराखंड में अगर आपसे दो प्रश्न पूछते हैं, अगर पूछाएगा कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था को ट्रेल के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1819 में। लेकिन ट्रेल ने कुछ ही क्षेत्रों में पटवारियों की नियुक्ति करी थी और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में पटवारी को कार्य पे लगाया था। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? ट्रेल ने की थी। लेकिन विधिवत रूप से या पूर्णतः यह उत्तराखंड के पूरा जितना भी उत्तराखंड में उस टाइम पे पार्ट आता था या उत्तराखंड में अंग्रेजों का जितना अधिकार होता था, उस पूरे क्षेत्र पर यह पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी? 1874 से लागू हुई थी, जो कि वर्तमान तक भी है। तो इसलिए विधिवत रूप से यह 1874 से संपूर्ण उत्तराखंड में लागू हो गई थी, इसलिए हम इसका आंसर 1874 देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहले राजस्व पुलिस व्यवस्था को किसने शुरू किया था? ट्रेल ने शुरू किया था। कब? 1819 में, जब उसने पटवारी के पदों की नियुक्ति करी थी। और नॉर्मली जो अभी ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 में। और राजस्व पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको हेनरी रैमजे या हेनरी रैमजे को ही आपको मतलब फर्स्टली प्रायोरिटी देनी है। उत्तराखंड राजस्व पुलिस का जन्मदाता कहें या फिर जनक कहें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? तो ट्रेल ने करी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे याद रखना आपको। और अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों हमारे 19 परगने और 125 पट्टियां थी, और गढ़वाल क्षेत्र में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से जिलों व तहसीलों के संबंध में सुमेलित नहीं है, ठीक है। टिहरी जो हमारा जनपद है, वहाँ पे घनसाली तहसील है, देहरादून में विकासनगर तहसील है, चमोली में मोरी तहसील है, और पिथौरागढ़ में बेरीनाग तहसील है। तो उत्तराखंड में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है दोस्तों। तो उत्तराखंड में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? वो है आपकी 110, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है पिथौरागढ़ में हमारी 13 तहसील है। और उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलों वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो वह है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में हमारी 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलें हैं। तो देखिए, टिहरी तहसील घनसाली जो तहसील है टिहरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। विकासनगर तहसील देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है। बेरीनाग तहसील पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। जबकि मोरी तहसील दोस्तों चमोली में स्थित ना होकर कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मोरी तहसील जो है उत्तरकाशी में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से प्रश्न बात पढ़ लेते हैं, निम्न जिलों और ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में ब्लॉकों की या विकासखंडों की कुल संख्या है 95। इसमें से सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल दोस्तों सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड वाला जनपद है, जहां पे हमारा 15 ब्लॉक या विकासखंड स्थित है। जबकि बागेश्वर और रुद्रप्रयाग दोस्तों यहाँ पर ये सबसे कम ब्लॉकों वाले जनपद हैं हमारे, जहाँ पर 3-3 विकासखंडों की संख्या है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। कितने? 15। सबसे कम कहाँ है? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है 3-3, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ब्लॉक और उसको सुमेलित करना है। तो देखिए, सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में है, हरिद्वार में गरुड़ ब्लॉक है, उत्तरकाशी में पुरोला ब्लॉक है, चमोली में थराली ब्लॉक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गरुड़ ब्लॉक है या विकासखंड है, यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? बागेश्वर जनपद में स्थित है। जबकि सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में स्थित है, पुरोला ब्लॉक उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि थराली ब्लॉक कहाँ है? हमारा चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जनपद कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड में कौन सा जनपद ऐसा है जहाँ पे हमारे सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 11। और सबसे कम विधानसभा की सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो 3 जनपद हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद है, जहां पर हमारे विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। तो ये जो
3 टर्म है दोस्तों। देखिए विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। 70 में से 13 सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं, 2 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है, वो है हरिद्वार। और सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ऐसे उत्तराखंड में ब्लॉक या विकासखंडों की संख्या कितनी है, 95 है। सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड का है पौड़ी गढ़वाल में, सबसे कम ब्लॉक या विकासखंड का है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या मतलब कुल तहसीलें कितनी है, 110 है। सर्वाधिक तहसील वाला जनपद कौन सा है, पिथौरागढ़ है। सबसे कम तहसील वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है। ये फैक्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार। देखिए आप लोगों को बताइए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है चंपावत, उसके बाद किसका है, रुद्रप्रयाग का, उसके बाद किसका है, बागेश्वर का है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद हो जाएगा हमारा हरिद्वार। लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड में आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों चमोली है। ठीक है, चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरकाशी है। और सबसे कम क्षेत्रफल किस जनपद का है, चंपावत जनपद का सबसे कम क्षेत्रफल है। ठीक है, और उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों, तो 1.69% है भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड का क्षेत्रफल, याद रखना आपको। और सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया कहाँ का है दोस्तों, चमोली जनपद का है। और सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत जनपद का है। चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरकाशी को भी आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, या उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और कौन से नंबर की राज्यपाल थी दोस्तों, ये 5वें नंबर की राज्यपाल थी। कौन, मार्गरेट अल्वा जी, और उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ठीक है, तो अगर हम बात करें श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी के बारे में, तो 2009 से लेकर के 2012 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन, सुरजीत सिंह बरनाला जी। कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल थे कौन, मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड में कितनी महिला राज्यपाल बनी हुई है दोस्तों, उत्तराखंड में अभी तक 2 महिला राज्यपाल बनी हुई है। एक थी मार्गरेट अल्वा जी और दूसरी थी जो हमारी इससे पहले राज्यपाल भी रह चुकी है, हमारी बेबी रानी मौर्य जी। अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरविंदर सिंह है। गुरविंदर सिंह जी उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों राज्यपालों का क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक बार प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन है, के पॉल जी हैं। के पॉल, इनके समय पे ही राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी थे। उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे, BL जोशी जी थे। कौन थे, BL जोशी जी थे। और उत्तराखंड में कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनका अभी तक सबसे कम कार्यकाल रहा था, तो वो थे BL जोशी जी। ठीक है, जो कि 2007 से 2009 तक रहे थे। ठीक है, और मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी कौन, मार्गरेट अल्वा। 5वें राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो 5वें राज्यपाल थे कौन, अजीज कुरैशी जी। कौन, अजीज कुरैशी जी। और उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी कौन थे, अजीज कुरैशी जी थे। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे, कृष्णकांत पॉल जी, यानी कि के पॉल जी उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे करके, तो कृष्णकांत पॉल जी थे। इनके समय पर ही राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल कौन थी, बेबी रानी मौर्य जी थी। कौन, बेबी रानी मौर्य जी थी। और उत्तराखंड के वर्तमान या फिर हम कह सकते हैं कि 8वें राज्यपाल कौन है, तो वह है गुरमीत सिंह जी। कौन है, गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं, याद रखना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो किए जाते थे दोस्तों 1 सदस्य मनोनीत किया जाता था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और जो कि आर्टिकल 333 के तहत राज्य की विधानसभा में किया जाता था, तो 1 का किया जाता था। ठीक है, कौन करता था, राज्यपाल करता था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग दोस्तों अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है राज्य के राज्यपाल को। किसे देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है। और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमें कौन से आर्टिकल में पता चलता है दोस्तों, तो आर्टिकल 315 में पता चलता है। और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 14 मार्च 2001 को। 14 मार्च 2001 को। अब आपको किसी किताब में ये आंसर मिलेगा 4 अप्रैल 2001। ठीक है, तो आप दोनों ही नोट कर लीजिएगा। वैसे एक्चुअलिटी में अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे कि यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 14 मार्च 2001 को हुई थी। और 14 मार्च 2001 अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो 4 अप्रैल 2001 को भी आप सही कर सकते हैं। यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो NP नवानी जी थे। कौन थे, NP नवानी जी थे। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग
के जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य या फिर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उनको हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड का जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 या 4 अप्रैल 2001 को हुई थी। तो इसमें से दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें कुल हमारे 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक हमारे अध्यक्ष और 5 उनके साथ में अन्य सदस्य, ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में बने हुए हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में दोस्तों हमारे अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मंत्रिपरिषद यानी कि विधानसभा भी कह सकते हैं। तो विधानसभा में से जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं वही हमारे मंत्रिपरिषद के मंत्री कहे जाते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अब देखिए इसका एक दोस्तों संविधान संशोधन था हमारा, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन, याद रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एक प्रावधान किया गया था कि किसी भी राज्य की विधानसभा में या किसी भी सदन में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी आपकी, उसकी कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्री परिषद में कुल जितने भी हमारे सदस्य हो सकते हैं उनकी जो संख्या है वह कुल सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, तो 70 गुणा 15/100 करेंगे तो 11.5 के आसपास आता है। तो इसलिए उत्तराखंड की विधानसभा में या उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कुल हमारे 12 मंत्री हो सकते हैं। तो संविधान संशोधन याद रखना है, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में दोस्तों 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये 2 सीटें कौन कौन सी? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। चक्राता जो कि देहरादून जनपद में स्थित है और नारंगबत्ता विधानसभा सीट, ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जबकि अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 13 सीटें आरक्षित हैं। कुल सीटें कितनी है? 70 हैं। सर्वाधिक सीटों वाला जनपद कौन सा उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में? तो हरिद्वार में सर्वाधिक सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे कौन? सुरजीत सिंह बरनाला जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड का एक सदस्य नामित किया जाता है दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया था 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन के मनोनयन को। तो वर्तमान में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? तो ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, आप लोगों को याद भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब शुरू हुआ था? 27 मार्च 2016 को दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। और ये कब से कब तक रहा था? 27 मार्च 2016 से लेकर के 12 मई 2016 तक हमारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन के समय पर हमारे राज्यपाल कौन थे? तो कृष्णकांत पॉल के पॉल जी थे। और कितने दिनों का राष्ट्रपति शासन था उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में कुल हमारा 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री थे। और उनके समय पर ही 27 मार्च 2016 से लेकर के 12 मई 2016 तक हमारा उत्तराखंड राज्य की तृतीय निर्वाचित विधानसभा के तहत दोस्तों हमारा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, जो कि 46 दिनों तक लगा हुआ था। बाकी ये टुकड़ों टुकड़ों में लगा था दोस्तों। पहले 27 मार्च को ये लगा, फिर 21 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया, फिर 22 अप्रैल को लगा, फिर 11 मई को फाइनली इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 12 मई को हटा दिया गया, याद रखना है आपको। तो कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को। कब खत्म हुआ? तो 12 मई 2016 को, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों? अशोक कांत शरण जी उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। कौन? अशोक कांत शरण जी, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से कुछ प्रश्न बात करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ए रजा उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति थे। ऐसे ही उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आर एस टोलिया उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो संतोष चौहान जी राज्य में प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी। उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड राज्य की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी, या प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, ठीक है। यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो NP नवानी जी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के
प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विजेंद्र जैन जी मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो मेहरबान सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। कहीं कहीं आपको ललिता प्रसाद नैथानी जी का नाम भी मिलेगा। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभय देसाई या अशोक अभयंकर देसाई, इस टाइप से उनका कुछ नाम था। तो या अशोक अभेंद्र देसाई हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताइए? नित्यानंद स्वामी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल आर्या जी थे। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया था? तो मैंने आपको बताया दोस्तों 1 जनवरी 2007 को हमारा उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। ठीक है। तो मोनाल दोस्तों आपको बताइए वर्तमान में सिर्फ उत्तराखंड का पक्षी है क्या, राज्य पक्षी है क्या मोनाल? बीच में हिमाचल प्रदेश का भी था दोस्तों पहले, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य पक्षी को चेंज कर दिया। तो मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है दोस्तों क्या, मोनाल। ठीक है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है। और मोनाल के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ अपनी पहली वाली वीडियो में जो इस सीरीज की थी। अगले हमारे प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बहुत बार ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे हमारे प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी बने थे। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है और बहुत बार आज से पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वर्तमान में हमारे 8वें राज्यपाल चल रहे हैं और वो 8वें राज्यपाल कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी राज्यपालों की सूचियां दोस्तों मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों हमारे 95 यानी कि 95 ब्लॉक या विकासखंड स्थित हैं। सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। जहाँ पर हमारे 15 विकासखंड हैं। और सबसे कम विकासखंड वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर और चंपावत। ये सबसे कम विकासखंड वाले 2 जिले हैं जहाँ पर 3-3 विकासखंड हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य का राजकीय खेल है दोस्तों क्या, फुटबॉल। और उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को कब बनाया गया था या कब घोषित किया गया था? तो 2015 में दोस्तों उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को घोषित किया गया था। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, 2015 में घोषित किया, 2011 में घोषित किया गया था। 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल को कब घोषित किया गया था? 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बुरांस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है। नहीं, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल है। ठीक है। और फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 2011 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। बिल्कुल सही है। और राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? इसे 2001 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और कस्तूरी मृग को उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 2001 में घोषित किया गया था। ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको मोनाल के बारे में बता दिया था, बुरांस के बारे में बता दिया था और ब्रह्मकमल के बारे में बता दिया था। तो अभी हम थोड़ा सा कस्तूरी मृग जो हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो कस्तूरी मृग को दोस्तों हिमालय मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? हिमालय का मस्क डियर नाम से जाना जाता है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। यह उत्तराखंड में 3600 से लेकर के 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की हमारी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग को उत्तराखंड का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 2001 में घोषित किया गया था। सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक कस्तूरी मृग हमारे पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है। और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेहरुड़ी में स्थित है दोस्तों कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इतने पॉइंट आपको कस्तूरी मृग से दोस्तों याद रखने हैं। बाकी कस्तूरी मृग आपका भूरे कलर का होता है और इसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है। और फूलों की घाटी पिथौरागढ़ उत्तरकाशी में अधिकतर मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है। और कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। ठीक है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसकी गर्भधारण अवधि लगभग 6 माह की होती है। ठीक है। और कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन आपका क्या है? केदारपाती कस्तूरी मृग का आपका मुख्य भोजन है। ठीक है। और एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यहाँ से यह पूछा गया है कि कस्तूरी किससे प्राप्त की जाती है? नर कस्तूरी मृग से या मादा से? तो नर मृग से दोस्तों हमारा कस्तूरी प्राप्त की जाती है। याद रखना आपको, नर मृग के गुदा के समीप स्थित ग्रंथि से आपका कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जाती है। और लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक बार में प्राप्त की जाती है। तो 3-3 वर्षों के अंतराल में कस्तूरी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और कस्तूरी मृग की अलग अलग प्रजातियां दोस्तों, जैसे कि नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। ठीक है। और जो एक कस्तूरी होता है इसका प्रयोग दोस्तों दमा में, मिर्गी में, हृदय संबंधी रोगों आदि में किया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एक कस्तूरी हमें प्राप्त होती है कस्तूरी मृग से या नर कस्तूरी मृग से,
इसे रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे रासायनिक रूप से दोस्तों मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल कहा जाता है। लिख लीजिएगा आप कि जो कस्तूरी प्राप्त होती है उसे रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल कहा जाता है। बाकी कस्तूरी मृग के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इससे कस्तूरी प्राप्त होती है तो लोग इनकी हत्या करते रहते हैं, ठीक है। इस कारण इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और सबसे पहले इनके संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। फिर महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1977 में। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कस्तूरी मृग हेतु प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना फिर कांचुला खर के चमोली में की गई, कब, 1982 में। तो इतने फैक्ट आपको कस्तूरी मृग से दोस्तों मोटे मोटे याद रखने हैं। और हमारे उत्तराखंड का ये राज्य पशु है, मास्कस काइचोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो बेसिक से फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, 1 सीट आरक्षित है। कौन सी, अल्मोड़ा वाली सीट क्या है, आरक्षित है लोकसभा की सीटों में से। अब लोकसभा की सीट कौन कौन सी है, कुमाऊं में कितनी है, गढ़वाल में कितनी है। कुमाऊं में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल, जिसमें से अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित है। जबकि गढ़वाल में हमारा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, गढ़वाल में लोकसभा की 3 सीटें हैं। कौन कौन सी ये 3 सीटें दोस्तों, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये 3 सीटें हमारी गढ़वाल में लोकसभा की हैं। राज्यसभा की टोटल 3 सीटें, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें, राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का माननीय उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में स्थित है, ठीक है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था दोस्तों, 20वें नंबर का उच्च न्यायालय था। यानी कि अगर उच्च न्यायालयों की स्थापना के क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से क्रम पर की गई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो 20वें क्रम पर की गई थी, ठीक है। और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है उसकी नींव 1897 में रखी गई थी, ठीक है। और वो भवन कब बनकर तैयार हुआ था, 1900 में वो भवन बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा कराया गया था। बाकी उच्च न्यायालय के बारे में डिटेल चीज़ें मैं आपको दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ कि कब कब क्या क्या हुआ, जो ये बिल्डिंग है इसका इतिहास कैसा रहा है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उत्तराखंड का मैप याद है दोस्तों, तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो कुमाऊं मंडल के दोस्तों 4 जनपद क्या हैं, गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 4 जनपद कौन कौन से दोस्तों, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये 4 जनपद दोस्तों हमारे कुमाऊं मंडल के ऐसे जनपद हैं जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। वहीं अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो गढ़वाल मंडल के सिर्फ 2 जनपद हैं दोस्तों। कौन सा, चमोली जनपद और पौड़ी गढ़वाल जनपद। चमोली जनपद और पौड़ी गढ़वाल जनपद भी हमारा कुमाऊं की सीमा को स्पर्श करते हैं, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले हैं। तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। वहीं गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, गढ़वाल मंडल में दोस्तों हमारे 7 जिले हैं, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है दोस्तों। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है दोस्तों कौन सी, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत है। और संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया दोस्तों, 2010 में घोषित किया गया था, ठीक है। 2010 में राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत को घोषित किया गया था, याद रखना है आपको। और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी है मोनाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल के बारे में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से 1-2 पॉइंटों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोल। क्या है, ढोल। और ढोल को उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था। तो 2015 में दोस्तों हरीश रावत जी की सरकार थी इस टाइम पे ढोल को उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया था। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। तो भंडारी कमेटी, याद रखना है दोस्तों आपको, भंडारी कमेटी
कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड मतलब ये जो ये ढोल होता है दोस्तों, ढोल से कितने प्रकार के ताल बजाए जाते हैं? 22 प्रकार के ताल बजाए जाते हैं। ठीक है, और नौबत, निमती, रहमानी ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, नौबत तो सुबह सुबह और शाम शाम को बजाई जाती है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता है हमारे कौन? उत्तम दास जी। कौन है? उत्तम दास जी। और ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। यहीं से एक प्रश्न आता है, उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है? तो उत्तराखंड की राज्य जो तितली है दोस्तों वह है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक क्या है? उत्तराखंड की राज्य तितली है। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो 7 नवंबर 2016। याद रखना, 7 नवंबर 2016 को दोस्तों कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? पैपिलियो बाइनर। क्या है? पैपिलियो बाइनर है, आपको याद रखना है। और यह टिमरू के पेड़ पर अपने अंडे देती है। बाकी इसे लोग मोर या कॉमन पिकॉक कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 30 से 35 दिन का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की अगला एक पॉइंट और बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, मैंने आपको बता ही दिया, 2011 में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में घोषित किया गया। राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, जिसे 2016 में घोषित किया गया। राज्य फल क्या है दोस्तों? राज्य फल है काफल। उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? काफल है। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राज्य गीत कब घोषित किया गया था? तो या उत्तराखंड के राज्य गीत को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 6 फरवरी 2016। याद रखना है आपको, 6 फरवरी 2016 या नॉर्मली 2016 को याद रख लीजिएगा कि 2016 में उत्तराखंड के राज्य गीत को अपनाया गया था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के राज्य गीत का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के राज्य गीत का नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। आप लोगों को ये गाना यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी के द्वारा यह गीत गाया गया है। उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और यह राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो हेमंत बिष्ट जी के द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया है, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। ठीक है, और इसकी अवधि कितनी है दोस्तों? 9 मिनट इसकी अवधि है, यानी कि 9 मिनट में राज्य गीत की ये अवधि है गाने की। ठीक है, और राज्य गीत किस कमेटी की सिफारिश पर मतलब राज्य गीत घोषित किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य गीत चयन समिति जो बनाई गई थी उस टाइम पे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया था। याद रखना, अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ये गाना गाया था। गीत लिखा था हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। ठीक है, और गीत का नाम याद रखना है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और कब घोषित किया गया था? 2016 में इसे घोषित किया अपनाया गया था। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो 75 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आर्टिकल 165 आपको याद होगा, अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बने रहता है। राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? आपको याद होने चाहिए दोस्तों, मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और मेहरबान सिंह नेगी नहीं आएगा तो आप ललिता प्रसाद को भी सही कर सकते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? तो के वेणुगोपाल। याद रखना आपको, क्या? के वेणुगोपाल उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाधिवक्ता वाला एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो कौन है दोस्तों? मेहरबान सिंह नेगी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। और महाधिवक्ता अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राज्यपाल को देता है। महाधिवक्ता की सैलरी वगैरह वगैरह सारा सबका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उत्तराखंड में विधि संबंधी सबसे प्रमुख अधिकारी, मतलब सरकार में विधि संबंधी सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता को जाना जाता है। याद रखना है आपको। और 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था नगर निगम के बारे में भी। ठीक है, तो नगर निगम के मेयरों का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। नगर निगम के मेयरों का चुनाव। ठीक है, और नगर निगम या जो हमारा नगर निकाय प्रणाली है इसके बारे में हमें भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक हमें नगर निकाय प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों इस नगर निकाय प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वहीं पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक बताया गया है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो कौशिक कमेटी का गठन दोस्तों हुआ था 1994 में, और डेट याद रखनी है आपको, 4 जनवरी 1994 को दोस्तों हमारा कौशिक कमेटी का गठन हुआ था, या कौशिक समिति का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? रमाशंकर कौशिक जी इस समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल दोस्तों इस समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, और कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 20 अप्रैल 1994 को इसने अपनी रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें इसने उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों का प्रस्ताव दिया था? तो 8 जिलों का प्रस्ताव दिया था, और राजधानी के रूप में राजधानी गैरसैंण बनाने की बात की थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ कितने मंडलों का प्रस्ताव दिया गया था कौशिक समिति की रिपोर्ट में? तो 3 मंडलों का प्रस्ताव दिया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, और यूकेपीएससी के एग्जाम में एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखने हैं। तो ये तो थे दोस्तों आपके बुक के प्रश्न जो पीछे दिए गए, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, और जो मेन चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में आप लोगों को बताइए होगा दोस्तों, इस टाइप का आपका राज्य चिन्ह होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो सत्यमेव जयते को दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य की राज्य चिन्ह में क्या अंकित है? तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, और अशोक की लाट भी उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में आपको देखने को मिलती है। और इसमें कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है? उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में दोस्तों 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। ठीक है, और यह समचतुर्भुज के आकार का जैसा हमें प्रतीत होता है। इसमें कितनी जल धाराओं को दिखाया गया दोस्तों? तो इसमें 4 जल धाराओं को दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना है, 3 पर्वतों को दिखाया गया है और 4 जल धाराओं को दिखाया गया है। और यह 4 जल धाराएं जो है वह गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। और उत्तराखंड राज्य के या जो राज्य चिन्ह है इसमें सबसे नीचे कौन से रंग अंकित किया गया है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीले रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। बाकी समचतुर्भुज की आकृति का यह है। और उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कब घोषित किया गया था? तो 2000 में उत्तराखंड का राज्य चिन्ह घोषित किया गया था, यह अपनाया गया था, याद रखना है। और अशोक की लाट यहाँ पे अंकित है। तो राज्य चिन्ह आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप से यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया, इस टाइप से बने रहता है। ठीक है, 3 पर्वत भी बने रहते हैं। तो ये आपके कुछ दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन हम लोगों को बताया दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उससे पहले कुछ 1-2 फैक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न तो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सी विधानसभा का गठन हो गया है? दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में आप हमारी 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है। पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2002 में हुए थे। पहली विधानसभा 2002 से 2007 तक चली थी। दूसरी विधानसभा 2007 से 2012 तक चली थी। तीसरी विधानसभा 2012 से 2017 तक चली थी। चौथी विधानसभा 2017 से 2022 तक चली थी। और 5वीं विधानसभा के इलेक्शन हो गए हैं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। और ये 5वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2022 से लेकर के 2027 तक हमारी 5वीं विधानसभा का कार्यकाल रहेगा। और बीजेपी ने यहाँ पे पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई हुई है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो आप दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो या उत्तराखंड राज्य के गठन पे जो हमारा अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था या प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, वह कितने सदस्यों के साथ में हुआ था? तो प्रश्न एग्जाम में, हाईकोर्ट के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, 2-3 एग्जाम में और पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा का गठन कितने विधायकों के साथ में हुआ था या कितने सदस्यों के साथ में हुआ था? तो 30 सदस्यों के साथ में दोस्तों उत्तराखंड के जो हमारा उत्तराखंड की विधानसभा का गठन हुआ था। तो याद रखना आपको ये पॉइंट भी दोस्तों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने सदस्यों के साथ हुआ था? तो 30 सदस्यों के द्वारा अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था, ये याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना किसके तहत हुई है? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हुई है, या उत्तराखंड राज्य विधेयक या उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक के तहत हुई है। याद रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम पूछा चुका है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस विधेयक के तहत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 या फिर उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य की स्थापना या उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, और अंतरिम विधानसभा का गठन कितने सदस्यों के साथ में किया गया था? 30 सदस्यों के साथ में किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे। और अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब से चालू हुआ था? तो 9 जनवरी 2001 से चालू हुआ था। 9 जनवरी 2001 से चालू हुआ था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों? तो 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, याद रखना है आपको। ठीक है, और
बाकी इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा, द्वितीय निर्वाचित विधानसभा, तृतीय निर्वाचित विधानसभा या चौथी निर्वाचित विधानसभा के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता वाला, तो आज तक दोस्तों 8 से 9 बार ये प्रश्न पूछा गया है और हमेशा आयोग ने इसका आंसर दिया है क्या? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी आयोग ने आंसर दिया है। लेकिन अगर आपको मेहरबान सिंह नेगी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप ललिता प्रसाद नैथानी जी को करके आएंगे, याद रखना है। और वर्तमान में हमारे 7वें महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर जी, ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब यहीं से दोस्तों एक दो फैक्ट आते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कब पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इसे 29 मार्च 2000 को पारित किया गया था। ये प्रश्न आप नोट करिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था। यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक को या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 1 अगस्त 2000 को दोस्तों हमारा उत्तरांचल राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया। और राज्यसभा में कब पारित किया गया? 10 अगस्त सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। और उत्तराखंड जो हमारा राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी दोस्तों? तो 28 अगस्त, याद रखना, ये डेटा आपको सब याद रखनी है दोस्तों। 28 अगस्त सन 2000 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। और इस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन जी थे। और यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के को स्वीकृति देने वाले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन जी के द्वारा इसमें स्वीकृति दी गई थी 28 अगस्त सन 2000 को। उसके बाद में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में, जिसका नाम फिर 1 जनवरी 2007 से परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो राष्ट्रपति की मंजूरी 28 अगस्त 2000 को मिली थी। और राष्ट्रपति कौन थे? के वेणुगोपाल थे। जिस टाइम पे हमारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट बनी दोस्तों, इस टाइम पे इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न ही पूछा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस टाइम पे हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा था दोस्तों कि पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन होगा, इसकी घोषणा लाल किले से किसके द्वारा की गई थी? तो 15 अगस्त 1996 में दोस्तों लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? HD देवेगौड़ा के द्वारा। बीजेपी के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी के द्वारा लाल किले से उत्तरांचल पृथक राज्य के गठन की घोषणा 15 अगस्त 1996 को की गई थी। ये फैक्ट्स आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? एक प्रश्न ये भी आता है।